हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अब अपने स्टडी को स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज हम लोग हमारा जो एक सब्जेक्ट था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। और इस यूनिट में मैक्सिमम 3 लेक्चर ही जाएंगे, उससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बस इंट्रोडक्शन हमें जानना था। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारा फेस आपको नहीं दिख रहा होगा। और वैसे ये जो कंटेंट आपको जो डिलीवर आज हम कर रहे हैं, इसमें कोई फेशियल एक्सप्रेशन का कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मतलब कुछ समझाने का उतना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पेपर है, कुछ पॉइंट्स को आपको सिर्फ याद रखना है और लैंग्वेज को थोड़ा समझना है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी बहुत ईजी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हमारा 2nd लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और उसी के साथ हमारा यूनिट फर्स्ट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में किसके आधार पर, तो इसको हम लोग जानेंगे वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज लेवल लेंथ के आधार पर और अदर जो पैरामीटर होता है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा क्लासिफिकेशन जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वो हमारा पहले तो 2 तरीके का ट्रांसमिशन होता है। एक हमारा एसी ट्रांसमिशन होता है, एक हमारा डीसी ट्रांसमिशन होता है। दोनों के बारे में आपको हम पहले बता दिए थे। अब हमारा एसी ट्रांसमिशन जो होता है, इसमें 3 तरीके का होता है एसी ट्रांसमिशन। वो क्या क्या होता है, तो एक हमारा होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सारा पॉइंट लिखा हुआ है और बहुत ही ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और हम यही चाहते हैं कि आप एक से 2 बार लेक्चर को देखिए और पूरे पॉइंट को आपका क्लियर हो जाए। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़े। इसलिए लैंग्वेज को बहुत ही ईजी रखा गया है, जितना ईजी से ईजी हो सकता है उतना ईजी रखा गया है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन 2 तरीके का था, एसी ट्रांसमिशन लाइन और डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो एसी ट्रांसमिशन लाइन हमारा 3 तरीके का होता है। एक हमारा होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा हमारा होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और तीसरा हमारा होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को 2 तरीके से इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, 2 पार्ट में इसको बनाते हैं 2 तरीके से। एक हमारा होता है पाई मॉडल और एक हमारा होता है टी मॉडल। इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं उसको देख लेते हैं कि तो क्या लिखे हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड अपॉन इट्स वोल्टेज, उसके वोल्टेज पर डिपेंड करता है, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो पहला तो उसका वोल्टेज पर डिपेंड करता है और दूसरा उसका लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो लेंथ होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, द ट्रांसमिशन लाइन इज द मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग द पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर। यही तो हम लोग देखे थे पिछला सेशन में भी, ट्रांसमिशन लाइन क्या था, तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था, जहां से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट कर रहे थे वहां से, और जो हमारा लोड था, लोड सेंटर, जैसे हमारे घर हो गए, ये सब जो लोड हमारे घर का लोड है या कोई इंडस्ट्री का लोड है, उस जगह तक जो उस लाइन को ट्रांसमिट करता है, जिस लाइन की मदद से हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, जिस वायर की मदद से हम लोग को ट्रांसमिट करते हैं, वही हमारा होता है ट्रांसमिशन लाइन। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसमिशन लाइन क्या है, तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, लोड तक के पहुंचाने के लिए जो जो माध्यम का हम लोग उपयोग करते हैं, वो सब के सब हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आ जाता है। इसका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होता है, एक हमारा एसी ट्रांसमिशन लाइन और डीसी ट्रांसमिशन लाइन। एसी ट्रांसमिशन लाइन में क्या आएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम में 2 पाइट मॉडल और टी मॉडल, उसके बाद लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब बारी बारी से हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी लेंगे, ज्यादा हमको जानना नहीं है, जितना हमको जानना है इतना ही एनफ है, इससे ज्यादा हमको भी जानना नहीं है। बाकी इसके जो अदर पैरामीटर होते हैं वो आगे जब आप लोग पढ़िएगा, तो जो आपका यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपको देखिए क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस। तो वहां पर आपको पूरा पढ़ेंगे हम लोग कि लाइन पैरामीटर में क्या क्या आता है, RLC जो इसमें अभी दिख रहा होगा, RL, फिर आगे जाइएगा तो जब शॉर्ट से मीडियम में आइएगा तो वहाँ पर सी भी आपको दिखेगा, लार्ज में भी आपको सी दिखेगा, तो वहाँ पर ये सब दिखेगा। तो ये जो हमारा है वो यूनिट 2 का पार्ट है, जहाँ पर किस काम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में हमको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे टीचर हो सकते हैं किसको भी 4-5 लेक्चर 6 लेक्चर इस पर बना दे, लेकिन हम वैसे हैं नहीं। हम सिंपली कम से कम लेक्चर में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकते हैं। हम भी चाहें तो इसमें अलग अलग कर दे, शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए अलग वीडियो बना दें, मीडियम के लिए अलग बना दें, लॉन्ग के लिए अलग बना दें, क्या फर्क पड़ेगा। एक ही पॉइंट को 10 बार बोलेंगे, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब हमको नहीं। हम चाहते हैं आपको जेन्युइन कंटेंट मिले, आपको समय कम लगे और अच्छे से अच्छे वे में आप चीजों को सीख पाए, समझ पाए। तो हमारा देखिए एसी ट्रांसमिशन लाइन क्या कहता है, तो क्या है कि द ट्रांसमिशन लाइन हैज रेजिस्टेंस आर। इसमें क्या क्या होता है, एसी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, तो एसी ट्रांसमिशन लाइन में हमारा रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है और कैपेसिटेंस होता है, और साथ ही साथ लीकेज कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, एंड द शंट और लीकेज कंडक्टेंस, इतना चीज होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन में। ये ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर हैं, क्या क्या है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है और लीकेज
कंडक्टेंस है, ठीक है। दीज पैरामीटर अलॉन्ग विद द लोड एंड द ट्रांसमिशन लाइन डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ लाइन। ये सभी पैरामीटर ही हमारे डिटरमाइन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन को मतलब पैरामीटर, यही सब हमारा पैरामीटर है जो डिटरमाइन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को, कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस क्या है, उसको डिटरमाइन करने के लिए इन चारों जो आप पैरामीटर्स को देखें, इन चारों पैरामीटर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कि आगे के सेशन जो आप लोग यूनिट सेकेंड पढ़िएगा तो वहां पर इसका कैलकुलेशन आपको दिखेगा। तो अभी आपको दिमाग पर लोड नहीं लेना, सिर्फ इतना ही जानना है कि एसी ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर होते हैं वो कुल मिलाकर 4 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक हमारा रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टेंस होता है, एक कैपेसिटेंस होता है और एक हमारा लीकेज कंडक्टेंस होता है, जिसको कि हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब का रिप्रेजेंटेशन है। रेजिस्टेंस को आर से, कैपिटल आर से, इंडक्टेंस को कैपिटल एल से, कैपेसिटेंस को सी से और लीकेज कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या लिखा है कि द टर्म परफॉर्मेंस मींस द सेंडिंग एंड वोल्टेज। परफॉर्मेंस मतलब क्या? हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ लाइन ट्रांसमिटर जब अभी हम पढ़े कि इससे हम लोग क्या करते हैं तो पता करते हैं कि हमारा लाइन का परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस मतलब क्या हुआ कि सेंडिंग जो हम वोल्टेज को भेज रहे हैं और जो वोल्टेज हमको प्राप्त हो रहा है, मतलब सेंडिंग इंड से जो वोल्टेज हमको भेज रहे हैं और जहां पर रिसीविंग इंड है वहां पर जो वोल्टेज हमको मिल रहा है, उसको जो हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं तो क्या उसमें लॉसेस है, क्या क्या उसमें मतलब क्या घटा है, कुछ पावर तो घटेगा, क्योंकि जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो कुछ लॉसेस होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी इसमें है तो वो अपना लॉसेस को दिखाएगा, जिसके कारण कि क्या होता है कि इंड वोल्टेज जहां पर जो रिसीविंग इंड होता है वहां पर वोल्टेज थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएट करता है, या तो कभी बढ़ जाता है नहीं तो कभी घट जाता है। तो वो सब आगे की बात है, आगे आपको समझ में भी आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो अभी यही जानिए कि जो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। उसके लिए देखिए यहाँ पर लिखे हैं क्या कि द टर्म परफॉर्मेंस मींस द सेंडिंग इंड वोल्टेज, सेंडिंग इंड करेंट एंड सेंडिंग इंड पावर फैक्टर, power losses in the line, efficiency of transmission line, regulation and limit of power flow during efficiency and transmission, regulation and limit of power during steady state and transient condition। इन सभी को, ये जो सब अभी आप देखें ये सब के सब हमारा यही सब हमारा परफॉर्मेंस का मतलब होता है। परफॉर्मेंस मतलब क्या कि सेंडिंग इन वोल्टेज क्या है, रिसीविंग इन वोल्टेज क्या है, सेंडिंग इन करंट क्या है, सेंडिंग इन पावर फैक्टर क्या है, पावर लॉसेस कितना है लाइन में, उसका एफिशिएंसी क्या है ट्रांसमिशन लाइन का, उसका रेगुलेशन क्या है, रेगुलेट एंड लिमिट द पावर फ्लो ड्यूरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन, रेगुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ पावर ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट कंडीशन। इन दोनों कंडीशन के बारे के उसमें देखते हैं, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, वो आगे आपको समझ में आएगा। बस यहाँ पर सिर्फ इन पॉइंट को याद रखिए दिमाग में थोड़ा सा। तो ये तो हमारा हो गया। बेसिकली आपको जो जानना है मैक्सिमम वो आप यहाँ तक भी लिखिएगा एग्जाम में एसी ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये रफ है। ये सब उसके पैरामीटर को हम लोग क्यों क्या पैरामीटर के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में, परफॉर्मेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया कि क्या क्या हम लोग परफॉर्मेंस में चेक करते हैं, तो वो आगे का टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस सेशन से, इस मतलब यूनिट से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही पूछेगा कि टाइप्स ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताइए। तो एसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में आपको इतना डिफाइन कर देना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर इसको तीन, ये जो हमारा एसी ट्रांसमिशन लाइन होता है इसके 3 पार्ट थे जो आप देखें, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या है? तो यह ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो 80 किलोमीटर के तक के लेंथ के लिए होता है और साथ ही साथ इसका वोल्टेज जो होता है वो 20 kV से कम होना चाहिए। 20 किलोवोल्ट से कम होता है तब उस केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। तो याद हो गया आपको कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। तो इसमें हमारा जो लेंथ इसका होता है वो 80 किलोमीटर से कम होता है और इसका जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा 20 किलोवोल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि अभी आप लोग क्या पढ़े कि इसमें जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर होता है वो क्या होता है? तो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है और कैपेसिटेंस होता है। तो हमारा याद रखने वाली बात यह है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस नहीं होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या नहीं होता है? कैपेसिटेंस नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे जेई के एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत सारे जेई के एग्जाम में ये पूछा हुआ है और हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे कि कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें कि कैपेसिटेंस नहीं होता है। तो वो हमारा किस में होता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें देखिए कुछ पॉइंट को हम लिखे हैं, उसके थ्रू हम देख लेते हैं कि क्या क्या लिखे हैं। तो क्या है कि द लाइन इज नॉट मोर देन 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से अगर ज्यादा नहीं हो और इफ द वोल्टेज इज लोअर देन 20 kV और अगर वोल्टेज 20 kV से कम हो देन द लाइन इज नोन एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन इज गवर्न बाय देयर लेंथ। कैपेसिटेंस जो इसका होता है उसको हम लोग गवर्न करते हैं किसके? इसके लेंथ के थ्रू इसको कैपेसिटेंस को हम लोग फाइंड करते हैं। द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लिजिबल।
इस केस में हमारा जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उस केस में हमारा इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह भी है कि बट फॉर द केबल वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इज स्मॉल, लेकिन जहां पर केबल के बीच में अगर कंडक्टर के बीच में अगर डिस्टेंस कम होता है तब वहां पर इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कुछ होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। जनरली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो नहीं होता है, नहीं उसका इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर दो केबल बहुत ही कम डिस्टेंस पर दो कंडक्टर हो तब उस केस में हमारा यहाँ पर कैपेसिटेंस थोड़ा मोड़ा यहाँ पर आता है, जो जिसको कि हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब कैलकुलेशन में आपको पता चलेगा, मतलब नेक्स्ट यूनिट में। While studying the performance of the short transmission line, only resistance and inductance of the line is calculated। देखिए लिख दिया है कि जब भी हम लोग मतलब स्टडी करते हैं इसके परफॉर्मेंस को, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को, तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ को लेकर चलते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर को। तो उसी के अनुसार यहाँ पर देखिए हम सर्किट बनाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसी सोर्स है, ये हमारा लोड है, मतलब यहाँ से हमारा करंट का मूवमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ से करंट हमारा जा रहा है, ये सेंडिंग इंड है और ये रिसीविंग इंड है लोड के पास। तो इसके बीच में हम क्या दिखा रहे हैं, तो एक हमारा रेजिस्टेंस और एक हमारा इंडक्टेंस को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर और एक चीज देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कैसे कनेक्टेड है लोड के साथ, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो वही लिखे हैं कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज कनेक्टेड, इज यहाँ नहीं होगा, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसका फिगर भी आप समझ गए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की ओर, कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या है। तो देखिए क्या है कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि 80 किलोमीटर से कम होना चाहिए, 80 किलोमीटर तक मैक्सिमम उसका लेंथ होना चाहिए। 80 किलोमीटर से कम लेंथ का जो होगा वो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आएगा। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या है कि 80 किलोमीटर से ज्यादा और 200 किलोमीटर से कम, 80 से ज्यादा और 200 किलोमीटर से कम का लेंथ और वोल्टेज लेवल हम लोग वहां तक क्या पढ़े थे कि 20 लेवल यहाँ है, वोल्टेज लेवल्स, LEVELS, IES यहाँ लिखा है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। लेवल इज के यहाँ स्पेस नहीं दिया, लेवल इज यहाँ स्पेस है, ठीक है, वोल्टेज लेवल। तो इसका वोल्टेज लेवल जो होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या देखें कि 20 kV के अंडर रहना चाहिए, उसके नीचे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 20 kV से लेकर 100 kV तक का वोल्टेज जो होता है वो हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत याद आता है। मतलब अभी तक हम लोग क्या पढ़े, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या पढ़े कि उसका लेंथ जो होता है वो 80 किलोमीटर से कम होता है, उसका वोल्टेज जो होता है वो 20 किलोमीटर से कम होता है, मतलब मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक हो सकता है और उसका वोल्टेज मैक्सिमम जो होगा 20 kV से कम ही होगा, ठीक है। लेकिन मीडियम की बात किया जाए तो 80 से 240 किलोमीटर तक उसका लेंथ हो सकता है और वोल्टेज हमारा 20 kV से 100 kV के बीच में हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसमें हम लोग कैपेसिटेंस को इग्नोर नहीं करते हैं, तो वही लिखें, द कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज कंसिडर्ड टू बी लम्प्ड एट वन और मोर पॉइंट ऑफ द लाइन। यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटेंस जो होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को, उसको हम लोग लम्प्ड पैरामीटर आप लोग पढ़े होंगे, नेटवर्क जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग को लम्प पैरामीटर पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटेंस जो होता है वो लम्प्ड होता है, या तो कोई एक पॉइंट पर ही होता है, नहीं तो बहुत सारे पॉइंट पर भी होता है, एक भी पॉइंट पर भी हो सकता है और बहुत सारे पॉइंट पर भी हो सकता है। जैसे देखिए पाई मॉडल की बात यहाँ पर हम करते हैं, इसमें 2 पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि सेंडिंग इंड के पास भी है और रिसीविंग इंड के पास भी है, जबकि वहीं पर अगर हम टी मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर है। तो ये लम्प्ड हो सकता है दोनों जगह पर, चाहे तो यहाँ पर देखिए सेंडिंग इंड और रिसीविंग इंड दोनों के पास है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, मतलब कि मिड में है। तो ये डिपेंड करता है लम्प, जो हम इसका कैपेसिटेंस जो होता है वो लम्प्ड होता है, एक भी पॉइंट पर हो सकता है और बहुत सारे पॉइंट पर भी हो सकता है, ठीक है। तो वही ये पॉइंट का नेक्स्ट हमारा क्या है, द इफेक्ट ऑफ लाइन इज मोर एट हाई फ्रीक्वेंसी। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उस केस में वहाँ पर इफेक्ट जो होगा उसका ज्यादा होगा। एंड देयर लीकेज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कंसिडर टू बी नेग्लेक्टेड। इसमें हमारा लीकेज इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो होता है वो नेग्लेक्टेड होता है, किसमें, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज सब डिवाइडेड इनटू पाई मॉडल एंड टी मॉडल। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पाई मॉडल होता है, एक टी मॉडल होता है। तो पाई मॉडल में क्या है कि नॉमिनल, आप फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि पाई मॉडल में क्या हो सकता है। देखिए फिगर में क्या है, पाई मॉडल में आप देख सकते हैं कि एक हमारा सेंडिंग इंड के पास भी हमारा कैपेसिटर है और एक हमारा रिसीविंग इंड के पास भी है। तो वही लिखा है कि नॉमिनल पाई मॉडल इट इज एज्यूम्ड दैट द हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस इज कंसंट्रेटेड एट द ईच एंड ऑफ द लाइन। दोनों एंड, लाइन के दोनों एंड में हाफ हाफ कर दिया, C/2 क्योंकि एक सी ही होता है तो C/2। आधा हमारा सेंडिंग इंड के पास होता है और आधा हमारा रिसीविंग इंड के पास होता है, मतलब दोनों एंड में हम इसको लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया पाई मॉडल। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सोर्स मतलब सेंडिंग इंड हो गया, यहाँ पर ये लोड है मतलब रिसीविंग इंड हो गया। तो इन दोनों के बीच में हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। तो ये हमारा पाई मॉडल हो गया। टी मॉडल क्या कहता है कि इन टी मॉडल इट इज एज्यूम्ड दैट कैपेसिटेंस इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। आप देख सकते हैं भी कि जो फिगर हम बनाए उसमें क्या दिखाएं, कैपेसिटेंस को एट सेंटर पर हम दिखाएं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी होगा वो सेंटर पर ही लंप्ड होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा। तो ये हमारा हो गया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन।
नेक्स्ट हमारा होगा शॉर्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, शॉर्ट में अभी तक क्या देखे थे हम, इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। शॉर्ट में हम क्या देखे 80 किलोमीटर से कम, मीडियम में क्या देखे 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक। अब जो हम लोग देखेंगे वो 240 किलोमीटर से जितना भी आगे लंबा जा सकता है, तो वो हमारा होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और इसमें हमारा वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज इसमें क्या होगा 100 kV से ज्यादा जितना हो सके, तो वही है। इफ द लाइन हैविंग लेंथ मोर देन 240 किलोमीटर, अगर लाइन किसी का लेंथ अगर 240 किलोमीटर से ज्यादा हो तो उसको हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अंतर्गत लेते हैं। और इसका वोल्टेज भी क्या होगा 100 kV से ज्यादा होगा। ये पॉइंट को चाहे तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारा लीकेज को नहीं इंक्लूड किए थे, ना तो शॉर्ट में किए थे ना ही मीडियम में किए थे, लेकिन अब जो हमारा आएगा उसमें लीकेज भी इंक्लूड हो जाएगा। जो लीकेज कैपेसिटेंस आप पढ़े थे यहाँ पर, जो आपको हम एसी में दिखाए थे, इसमें क्या क्या होता है लीकेज कंडक्टेंस यहाँ पर था ना, तो इसको भी हम इसमें अब इंक्लूड करेंगे किसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो क्या है कि द लाइन हैविंग लेंथ हो गया ऑल दी 4 पैरामीटर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड लीकेज कंडक्टेंस आर फाउंड टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड along the entire length of the line। इसमें क्या होता है जितने भी पैरामीटर है वो पूरे लाइन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली जो है वो डिवाइडेड होता है सभी में, पूरे पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर चारों जो होता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड लीकेज कंडक्टेंस, ये सब के सब सारे जगह जो हमारा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सर्किट आप देख सकते हैं कैसे बनाया हुआ है। तो हम लोग रेजिस्टेंस, यहाँ पर हो गया हमारा इंडक्टेंस, यहाँ पर कैपेसिटेंस, और ये हमारा हो गया क्या हमारा लीकेज कंडक्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जी और सी हमारा कैसा है, तो ये दोनों आपस में देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ पर। और फिर इस ओवरऑल मतलब इतना जो है वो एक वन शॉर्ट सेक्शन का है, इतना उसमें क्या क्या रहेगा, तो वहाँ पर हमारा रहेगा एक आर, एक एक्स, एक जी और एक सी। इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन इसका बनाना है। तो यहाँ पर आपको जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पर हम लिए तो इसको हम इंक्लूड कर दिए। नेक्स्ट हमारा क्या है डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन क्या है, तो क्या लिखा है द डीसी ट्रांसमिशन इज मेनली यूज फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन। बल्क पावर में अगर ट्रांसमिशन करना होता है तब हम लोग डीसी ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस द डीसी इज लेस एक्सपेंसिव। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डीसी जो हमारा होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है एंड हैव लो इलेक्ट्रिकल लॉसेस, और बहुत ही कम लॉसेस होता है इसमें। द कॉस्ट ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम इज हायर फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज इट इज रिक्वायर मोर कन्वर्टेबल इक्विपमेंट एज कम्पेयर टू एसी सिस्टम। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग जो है वो इसमें अगर डीसी ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं तब उस केस में यहाँ पर ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कन्वर्ट करने के लिए हम इक्विपमेंट को उपयोग करते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है इस ट्रांसमिशन में इसका डीसी का, जो अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग करते हैं। लॉन्ग के लिए तो सही है लेकिन शॉर्ट के लिए अच्छा नहीं है। द कन्वर्टर स्टेशन कन्वर्ट द एसी टू डीसी एट द सेंडिंग एंड। कन्वर्टर स्टेशन क्या करता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है एंड डीसी टू एसी एट द लोड इन। देखिए दो यहाँ पर आप फिगर में देखिए अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिगर में आप क्या देख रहे हैं, तो पावर ग्रिड देख रहे हैं जहाँ पर कि हमारा जनरेशन हो रहा है डीसी में। अब इसको ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक कन्वर्टर स्टेशन बनाते हैं जो कि डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में। वही लिखा था कन्वर्टर स्टेशन कन्वर्ट दी एसी टू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करता है सेंडिंग इन के पास, यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर भी चेंज किया गया है। यहाँ पर जो कन्वर्टिंग स्टेशन है, यहाँ पर पहले हमारा HVDC ट्रांसफार्मर है, उसके बाद कन्वर्टर है। यहाँ पर देखिए क्या है कि पहले हमारा रेक्टिफायर है, उसके बाद हमारा HVDC है। तो कन्वर्टर क्या करता है, तो कन्वर्टर हमारा जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है और रेक्टिफायर क्या करता है DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो इसी तरीके से हमारा देखिए दिया गया है। तो क्या दिया है कि इसमें दो कन्वर्टर होते हैं, एक हमारा सेंडिंग इन के पास होता है और एक हमारा रिसीविंग इन के पास होता है। दोनों में एक में कन्वर्टर लगा होता है, एक में रेक्टिफायर लगा होता है। ट्रांसफार्मर दोनों में सेम ही होता है। तो वही लिखा है कन्वर्टर स्टेशन कन्वर्ट द AC टू DC एट द सेंडिंग इन, सेंडिंग इन के पास करता है, एंड DC टू AC एट लोड इन। यहाँ पर AC को DC में और यहाँ पर DC को AC में, ठीक है। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ DC सिस्टम इज दैट इट अलाउ द पावर ट्रांसमिशन बिटवीन टू अनसिंक्रोनाइज AC सिस्टम। दो अनसिंक्रोनाइज AC सिस्टम के बीच में भी ये पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। कौन, हमारा जो अगर DC ट्रांसमिशन लाइन का अगर उपयोग करते हैं तो HVDC ट्रांसमिशन में। तो वही लिखा है one of the most major advantage of DC system is that it allow the power transmission between two unsynchronized AC system। तो ये हमारा ओवरऑल जो ट्रांसमिशन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन था उसके बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिल गया होगा, और इतना ही काफ़ी है आपको समझने के लिए। तो यह था आज का हमारा सेशन। अब देखिए जो लोग नए स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 4th सेम के लिए एक लंच बैच इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जिसका कि फ़ी बहुत ही नॉमिनल फ़ी था, अदर कोचिंग से कम ही फ़ी है। तो अभी तो उसका फ़ी का जो प्राइस चल रहा है वो 1999 1999 रुपये उसका फ़ी है।
और बाकी एक ऑफर कुछ ही समय में इंट्रोड्यूस होने वाला है, उस ऑफर के थ्रू उसमें कुछ कॉन्सेशन हो जाएगा। अगर आप ग्रुप में आएंगे तो वहाँ पर उस कोर्स का प्राइस 1500 रुपया हो जाएगा, लेकिन ग्रुप में मिनिमम कम से कम तो 4 से 5 लड़के का ग्रुप होना चाहिए। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर फ़ी कम लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटेंट बढ़िया नहीं मिलेगा। कंटेंट आपको सुपर क्वालिटी का मिलेगा, उसमें लाइव क्लासेस भी इंक्लूडेड हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस इंक्लूडेड हैं, प्रॉपर PDF मिलेगा, प्रॉपर टेस्ट मिलेगा, और मेरा हर हमेशा आपको गाइडेंस मिलेगा। जिस समय जिस परिस्थिति में आपको गाइडेंस चाहिए उस परिस्थिति में आपको हर हमेशा गाइडेंस मिलेगा। और अदर कोचिंग की तरह यह नहीं कि हम सिलेबस खत्म किए और मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं मेरा होता है। हम आपको जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे, आपको हमेशा इंकरेज करते रहेंगे कि आप मोटिवेटेड रहें और अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। तो हम यही आपसे उम्मीद करेंगे, यही हम आपसे आशा करेंगे कि अगर आपका और मेरा फ्रीक्वेंसी, अगर आप जो हम लेक्चर को ये देखें, अगर आप हमारे पढ़ाने के स्टाइल से आपको समझ में आता है, पढ़ाने का स्टाइल को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तब इस कोर्स में आप ज्वाइन होइए, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। अदर कोचिंग के कंपैरिजन में आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। वो हमारे स्टूडेंट ही आपको बता देंगे, आपके जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो आपको बता सकते हैं, जो सीनियर आपके हैं वो आपको बता देंगे, क्योंकि उनका 6 सेम में कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं था जो कि प्रोवाइड कर रहा था लाइव क्लासेस रिवीजन के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही कोचिंग था जो कि प्रोवाइड कर रहा था, वो हम थे, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर करिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।